अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में कुछ पढ़ा था। अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ, अल्ताफ़ हुसैन हाली का असलूब बयां और उनकी तसनीफ़ के बारे में पढ़ा था। आज हम सबक मिर्ज़ा गालिब की आदत व ख़साइल जो हैं उसको पढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो मैं मिर्ज़ा गालिब की आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ। ये है मिर्ज़ा गालिब। और मिर्ज़ा गालिब बच्चों 27/12/1797 को आगरा में पैदा हुए। 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए और 15 जनवरी 1869 को दिल्ली में उनकी जो वफात है वो हुई है। इससे पहले कि हम सबक बाकायदा तौर पे पढ़ना शुरू करें, आपके जहन में भी और मेरे जहन में भी एक सवाल आता है। हर बंदे के जहन में एक सवाल आएगा जब भी कोई पढ़ने की बारी आएगी कि भाई मैं ये चीज़ क्यों पढ़ूं, मैं ये सबक क्यों पढ़ूं, या इसके पढ़ने का मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसको पढ़ने के क्या मकासद हैं। तो प्यारे बच्चों, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये जो सबक मिर्ज़ा गालिब की आदत व ख़साइल है, इसके पढ़ने के भी कुछ मकासद हैं, कुछ फ़वाइद हैं जो कि यकीनन हम सबको पता होने चाहिए, या हमें इनसे आगाही, हमारे लिए इनसे आगाही जो है वो ज़रूरी है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबक के बिल्कुल आगाज़ में कुछ तदरीसी मकासद लिखे हुए हैं। उनमें से पहला मकसद मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तुलबा को गालिब की शख्सियत और उनके आदत व ख़साइल से आगाह करना। मिर्ज़ा गालिब की जो शख्सियत थी वो बड़ी हमागीर थी। हमें उनकी शख्सियत से आगाही उनकी ज़ात से, उनकी शख्सियत से, उनके अखलाक से, उनकी बोलचाल से, उनके जो लोगों के साथ ताल्लुक़ थे, गरीबों के साथ, दोस्तों के साथ, उमरा के साथ कैसे ताल्लुक़ थे, उनसे हमें जानने का मौका मिलेगा इस सबक को पढ़ते हुए। नंबर 2, खुश अखलाक़ी और किशादा पेशानी बड़े लोगों का शेवा है। सबसे बड़ा मकसद ये है। खुश अखलाक़ी बेटा बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप देखेंगे कि मिर्ज़ा गालिब, जब हम सबक पढ़ेंगे कि मिर्ज़ा गालिब सिर्फ अपने दोस्तों से ही अच्छा सलूक रवा नहीं रखते थे, बल्कि जो दोस्त नहीं थे, आम लोग जो थे, आम शहरी जो थे, सबसे अच्छा सलूक करते थे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी मुसीबत में हो, किसी तकलीफ़ में हो, तो उनकी तकलीफ़ को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। नंबर 3, ख़त का जवाब लिखने की अहमियत वाज़ेह करना। बेटा ख़त लिखना हमारे यहाँ से मतरूक होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके सामने सिर्फ एक मकसद होता था कि दूसरे शख्स से इस तरह से बात करें कि वो बंदा बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फार्मूला पे मिर्ज़ा गालिब ने 100% अमल किया। यही वजह है कि आज कितना अरसा गुजर चुका है, उसके बावजूद जो मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत हैं वो हमारी नस्ल का बड़ी उसमें अहमियत है, उनकी बड़ा एहसास है हमारे लिए उनके ख़तूत जो हैं। ये तो थे कुछ तदरीसी मकासद या ये सबक पढ़ने की वजूहात। अब हम बाकायदा इस सबक की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने पास पेंसिल, कॉपी, कोई चीज़ ज़रूर रखें ताकि आपको मुख्तलिफ चीज़ें नोट करने में दुश्वारी ना हो। मुझे उम्मीद है कि कल जब हमने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ जो है वो पढ़ा होगा, तो उसके बाद मिर्ज़ा गालिब के आदत व ख़साइल सबक की रीडिंग आपने 1-2 दफ़ा कर ली होगी। आज हम बाकायदा तौर पे इसका अभी आगाज़ कर रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक निहायत वसी थे। वसी कैसे होते हैं? आला, बहुत शानदार, बड़े ज़बरदस्त। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो भी मिलने जाता, अभी ये फिलहाल आम लोगों की बात हो रही है, यानी जो भी मिलने जा रहा है उसको बड़ी खुशदिली से मिलते थे, हंस के मिलते थे, खुले बाजुओं मिलते थे। उसको अपनी अहमियत पता चल जाती थी उस आदमी को कि इतना बड़ा शायर है और वो किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हमें मिल रहा है। जो शख्स एक दफ़ा इनसे मिलता, बड़ी ख़ास बात लिखी हुई है मिर्ज़ा गालिब के बारे में, और हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, एक इंसान होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते। जो भी शख्स मिर्ज़ा गालिब को एक दफ़ा मिलता
इससे हमेशा मिलने का इश्तियाक रहता था, दोबारा उससे मिलने का शौक होता था मिर्ज़ा गालिब को। भाई मैं एक दफ़ा मिर्ज़ा गालिब से मिला हूँ, तो आइंदा ज़िंदगी में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं दोबारा ज़रूर मिर्ज़ा गालिब से मिलूँगा। दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। बाग बाग होना, खुश होना। दोस्तों को देखकर खुश होते थे, दिली खुशी का इज़हार करते थे, और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। दोस्त वही होता है जो आपकी खुशी में खुश हो और आपके गम में शरीक हो, आपका गम बांटने वाला हो, आपको सहारा दिलासा देने वाला हो। इसीलिए इनके दोस्त हर मजहब और मिल्लत के न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। दोस्त के लिए जरूरी नहीं है कि वो किस मजहब का हो, किस मिल्लत का हो, दोस्त दोस्त होता है भाई। तो मिर्ज़ा गालिब के जो दोस्त थे, हिंदुस्तान भर से हर किस्म के लोग उनके दोस्त थे, हर मजहब के थे, हर मिल्लत के थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं, इनके एक एक हर्फ से मेहर व मोहब्बत, गमखारी व यगानत टपकती पड़ती है। जो खतूत मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्तों को लिखे, अगर वो खतूत पढ़े, वो आज भी खतूत मौजूद हैं मिर्ज़ा गालिब के खतूत के नाम से, हमारी 9वीं 10वीं की बुक्स में भी है उनके कुछ खतूत। तो एक एक हर्फ पढ़ेंगे तो दोस्तों के लिए मेहर व मोहब्बत है, प्यार और मोहब्बत है, गमखारी है। भाई उनके गम बांटने वाले थे, वो हमदर्द थे, गम सुनते थे, गम को सुलझाने की कोशिश करते थे। और जगानगत टपकी पड़ती है। जगानगत कहते हैं इत्तेहाद को, अपने दोस्त से जुड़ा रहना, मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ देना, उसका सहारा बनना। तो मिर्ज़ा गालिब दोस्तों से मेहर व मोहब्बत, गमखारी व जगानगत के साथ पेश आते थे। हर एक खत का जवाब लिखना अपने ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन समझते थे। फ़र्ज़ ऐन निहायत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। यानी एक दफ़ा जिसने ख़त लिख दिया मिर्ज़ा गालिब को, तो मिर्ज़ा गालिब बेचैन रहते थे कि कब मैं दोबारा इस ख़त का जवाब लिखूं। जब तक मैं उसे अपने हालात से वाकफियत नहीं दूंगा, मिर्ज़ा गालिब को चैन नहीं आता था। जो बंदा ख़त लिखेगा, मिर्ज़ा गालिब जवाब में उसको ख़त ज़रूर लिखेंगे। आगे मैं चल के बताऊंगा आपको कि इस ख़त का सारा खर्चा भी खुद ही बर्दाश्त करते थे। आगे इसी पैराग्राफ के आखिर में आपको आएगा। इनका बहुत सा वक्त दोस्तों को जवाब लिखने में सर्फ होता था। बेटा वक्त बड़ी अहम चीज़ है, बहुत आम चीज़ है। आज के इस दौर में भी रुपया, पैसा, जायदाद सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी जो कदर है वो वक्त की ही की जाती है। सबसे ज़्यादा जो अहम है वो वक्त ही है। और मिर्ज़ा गालिब का जो ज़्यादातर वक्त था वो अपने दोस्तों को वक्त देते थे, और वक्त इसी तरह सर्फ होता था उनका। बीमारी और तकलीफ की हालत में भी वो ख़तों के जवाब लिखने से बाज ना आते थे। जब बीमार होता है बंदा तो तबीयत थोड़ी सी उचाट हो जाती है, तंग हो जाती है, ऐसे में काम करने में दिल नहीं करता। लेकिन भाई ये तो मिर्ज़ा गालिब हैं, और वो सबसे डिफरेंट, सबसे मुख्तलिफ होके अपने दोस्तों से मिलेंगे। बीमार हैं, सब कुछ है, दोस्तों को ख़त ज़रूर लिखना है, उनके ख़तों का जवाब ज़रूर देना है। वो दोस्तों के फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे। दोस्त सिर्फ ख़त वाली फरमाइश नहीं करते थे, कोई भी फरमाइश कर दी हर दोस्त का दूसरे दोस्त पे हक होता है, फरमाइश कर सकता है। मैं आप तो टाल सकते हैं, लेकिन मिर्ज़ा गालिब जो है वो दोस्त की बात को कभी नहीं टालेंगे। दोस्त ने फरमाइश कर दी तो पूरी करनी है। गज़लों की इस्लाह के सिवा और तरह तरह की फरमाइशें इनके पास खालिस व मुखलिस दोस्त करते थे। सिर्फ गज़लों की इस्लाह ही नहीं होती थी। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि इस्लाह क्या चीज़ होती है। ये शुरा की, शायरों की हमेशा से ये रवायत रही है कि जब भी कोई गज़ल किसी मुशायरे में पढ़नी हो, शाया करनी हो, किताब में लिखनी हो, महफूज करनी हो, तो अपने से जो बड़ा उनका शायर होता था, जो उस्ताद समझा जाता था उस शोबे का, उससे उसकी इस्लाह ली जाती थी। फिर जो कमी बेशी वो बताते, वो दूर करके उसके बाद वो गज़ल शाया की जाती या बुक में शामिल की जाती। तो मिर्ज़ा गालिब जो थे वो इस्लाह का काम करते थे दोस्तों को हमेशा से, और वो इनकी तकमील करते थे। लोग इनको अक्सर बेरंग ख़त भेजते थे, मगर इनको कभी नागवार ना गुजरता था। बेरंग ख़त कौन सा होता है? बेरंग ख़त होता है जो ख़त भेजने वाला
खत के लिफाफे के ऊपर पैसे खर्च ना करें, टिकट ना लगाएं। अब होता क्या है कि ये खत, जब जिसको खत लिखा जा रहा है उसको जब खत मिलता है तो इस खत का खर्चा भी खत वसूल करने वाला जो है वो उठाता है। और मिर्जा गालिब को अक्सर लोग ऐसे ही खत लिखते थे, बेरंग, कोई टिकट नहीं लगा हुआ। जितने खत आते थे मिर्जा गालिब अपने पल्ले से पैसे देते थे, खत का खर्चा खुद बर्दाश्त करते थे। अच्छा, यही नहीं, अगली बात जरा आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो सख्त शिकायत करते थे। कुछ ऐसे लोग होते दोस्त, वो कोशिश करते कि मिर्जा गालिब पे इतना बोझ ना पड़े, हम पैसे डाल देते हैं इसके अंदर, टिकट लेके डाल देते हैं, टिकट डाल देते थे ताकि वापसी पे जब मिर्जा गालिब जवाब दें तो यही टिकट इस्तेमाल कर लें। अब ये बात मिर्जा गालिब को बुरी लगती थी। यानी आप देखें कि दोस्तों को हर हाल में खुश देखना चाहते थे, दोस्तों के साथ हर हाल में आसानी जो है वो चाहते थे। बेटा, अभी तक ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, दो किस्म के लोगों के बारे में पढ़ा है। एक पढ़ा है कि मिर्जा गालिब का आम लोगों के साथ ताल्लुक कैसा था, और दूसरा पढ़ा है आपने दोस्तों के साथ। आम लोगों के साथ ताल्लुक ऐसा था कि जो एक दफा एक शख्स मिलता हमेशा मिलने की ख्वाहिश करता। दोस्तों के साथ उनकी 3-4 यहाँ पे खूबियाँ बड़ी ख़ास बयान हुई हैं। कौन कौन सी? दोस्तों को देखकर भाग हो जाते थे, उनकी खुशी में खुश और गम में गमगीन हो जाया करते थे। दोस्तों को खत लिखते थे, मेहर मोहब्बत शफकत टपकती थी, हर खत का जवाब ज़रूर लिखते थे। और बीमारी की हालत में भी अगर किसी ने कोई गज़ल कसीदा भेजा तो उसकी जो इस्लाह थी वो ज़रूर करते थे, इस्लाह ज़रूर भेजते थे। और दूसरा, बेरंग खत अगर कोई लिख देता तो उसको नागवार नहीं गुजरता था मिर्जा गालिब को। यहाँ बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पैराग्राफ है इसमें मिर्जा गालिब के जो इखलाक हैं उनकी बड़ी तारीफ की है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इंसान की जो पहचान है वो इंसान के इखलाक ही होता है। इखलाक है तो सब है। एक इंसान होने के नाते हमें इखलाक की हर मुमकिन परवाह करनी चाहिए। मैंने कहा इंसान होने के नाते। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, एक जो मुसलमान है वो इखलाक के बगैर तो है ही ना मुकम्मल। भाई हमारा तो दीन भी ऐसा ही है कि हमें इखलाक के बगैर तो हमारे लिए कोई जगह नहीं है। इंसान की पहचान इसका इखलाक होता है, किस तरह वो लोगों से पेश आता है, दूसरे लोगों से किस तरह बिहेव करता है। इंसान का जो इखलाक है बेटा, उसकी जो तकमील होती है वो 3 चीज़ों से होती है, 3 चीज़ों से, इससे इखलाक बनता है। और आप देखेंगे कि मिर्जा गालिब इन 3 चीज़ों में कैसे पूरा उतरते थे। इंसान का इखलाक कौन सी 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, परवान चढ़ता है? नंबर 1, इंसान के माहौल से, उसके अपने माहौल से। नंबर 2, इसकी तालीम व तरबियत से। और नंबर 3, इसकी खुद तरबियती से। खुद तरबियती होती है अपनी खुद तरबियत करना। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक ये कि इंसान का अपना माहौल, दूसरा इंसान की तालीम और तरबियत, और तीसरा मैंने आपको बताया इंसान की खुद तरबियती। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वालिदैन अपनी औलाद को जो कुछ भी देते हैं उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो इंसान की तालीम व तरबियत है। दोस्तों, बच्चों, आपने देखा होगा कि मिर्जा गालिब आम लोगों से कैसा सलूक करते थे और अपने दोस्तों से कैसा बिहेव करते थे। अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं। मुरव्वत और लिहाज मिर्जा की तबीयत में बदरजा गायब था। मुरव्वत कहते हैं इंसानियत, रायत, आसानी पैदा करना लोगों के लिए, लोगों को आसानी देना, मुश्किल पैदा नहीं करना। मुरव्वत और लिहाज मिर्जा की तबीयत में बदरजा गायब था। बदरजा गायब बहुत ज्यादा था। इस पैराग्राफ में, बल्कि इस पूरे सबक में आप देखेंगे कि लिहाज और मुरव्वत तो मिर्जा में कूट कूट के भरी हुई थी। बावजूद ये कि आखिर उम्र में वो अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे थे। अशार की इस्लाह देते थे। मैंने पहले आपको बताया कि लोग आपको गज़ल कसीदे लिख के भेजते, आप उसकी इस्लाह करते फिर वापस करते।
जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, हिम्मत कम हो जाती है, तो ऐसे में इस तरह का काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भाई हिम्मा कभी किसी का कसीदा या गज़ल बगैर इस्लाह के वापस ना करते थे। इस हिम्मत के बावजूद, इतना बीमार होने के बावजूद, इतना ज़ौफ़ होने के बावजूद, ज़ईफ़ होने के बावजूद किसी की गज़ल कसीदा वापस नहीं जाएगा इस्लाह के बगैर। कसीदा क्या चीज़ होती है? किसी भी हुक्मरान, बड़े आदमी, किसी बादशाह, वजीर की तारीफ में जो नज़म लिखी जाती है, और गज़ल वो नज़म होती है जिसमें हुस्न और इश्क के जो मौज़ूआत हैं वो बयान किए जाते हैं। इनके लिए काफ़ी इस्लाह की ज़रूरत होती है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब हर मुमकिन कोशिश करते थे कि इस्लाह दी जाए और बर वक्त दी जाए। एक साहब को लिखते हैं, मिर्ज़ा गालिब खुद एक अपने दोस्त को लिखते हैं, इस सिचुएशन को खुद बयान करते हैं। जहाँ तक हो सका अहबाब की खिदमत बजा लाया, मुझसे जहाँ तक मुमकिन हो अपने दोस्तों की मैं खिदमत करता रहता हूँ, और औराक़े अशार देखता था, वो अशार जो जिनके बारे में लोगों ने इस्लाह मांगी है, मैं इस्लाह देता रहा हूँ और इस्लाह देता था। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे, ना तो आँख से अच्छी तरह नज़र आ रहा है। बंदा बूढ़ा हो जाता है तो नज़र भी कम हो जाती है, कमज़ोर होने से कमज़ोरी हो जाती है। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे, ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए, ना हाथ से लिख सकता है। शायर हज़रात तो लिखने के भाई आदी होते हैं, लेकिन अब हालत ऐसी है कि ज़ईफ़ हैं, ना आँखों से नज़र आता है, ना हाथों से लिखा जाता है। इसके बावजूद मिर्ज़ा गालिब फरमा रहे हैं कि मैं लोगों को उनके अशार की इस्लाह बर वक्त करके भेजता रहता हूँ। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, या ज़रा मिर्ज़ा गालिब की आमदनी का हिसाब लगाइएगा। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराख था। आमदनी तो थोड़ी है, कलील थोड़ी है, हौसला फराख था। हौसला बहुत वसी था, बहुत बड़ा था। हौसला बड़ा होना चाहिए, बाकी सारे मसले हल हो जाते हैं। साइल इनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। साइल कहते हैं फकीर को, मांगने वाले को। फकीरों को पता था भाई इस दर पे आए हैं तो कुछ मिलेगा ज़रूर, और मिर्ज़ा गालिब की भी आदत थी, और मिर्ज़ा गालिब को भी पता था कि जो फकीर आएगा तो वो मिर्ज़ा गालिब से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। वैसे भी मांगने वाले पता नहीं कौन फकीर अल्लाह मियाँ का भेजा हुआ, किस वक्त आपसे कोई 2-4-10 रुपये ले जाए और अल्लाह मियाँ की रहमत डबल हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। उनके मकान के आगे अंधे, लंगड़े, लूले और अपाहज मर्द औरत पड़े रहते थे, हर किस्म के लोग, औरतें, मर्द, अंधे जिनकी आंखें नहीं है, लंगड़े और लूले होते हैं जो पाँव से माजूर हो, जो हाथों से माजूर हो, और अपाहज माजूर अफराद हर किस्म के। गदर के बाद इनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी। गदर कहते हैं बगावत को, लेकिन यहाँ पे एक तमसील के तौर पर बयान हुआ है। 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके बाद उनकी आमदनी कुछ बढ़ गई थी, यानी 150 रुपया हो गई थी। उस ज़माने में 150 रुपया एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अब ज़रा वो कीजिएगा, तनख्वाह तो 150 रुपये मिल गई है, बहुत बड़ी रकम है। अब उसको करते क्या है मिर्ज़ा गालिब? और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, अपना कोई खर्चा नहीं था इतना ज़्यादा, कोई खर्चा नहीं था ज़्यादा, थोड़ा खर्चा था। मज़े की बात आपको बताऊं, पैसे बचा लिया करते थे, क्या करने के लिए, मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बिसात से ज़्यादा करते थे। बिसात, अपनी हिम्मत, अपनी हैसियत। वो जो पैसे बचाए हुए हैं वो भी, वो जो घर के खर्चे से बचे हैं वो भी, जो कुछ पास है वो भी गरीबों और मोहताजों को दे दिया। है ना बड़ी बात? इसलिए अक्सर तंग रहते थे, दूसरों को खुशी दे दी, खुद तंग रह दिए, अपना सारा कुछ दे दिया करते थे। बेटा दूसरों का ख्याल रखना कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हम में से जो अक्सर लोग हैं ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि सिर्फ अपना ख्याल रखा जाए, अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखा जाए, अपने घर को ठीक तरीके से चलाया जाए, अपना म्यार बुलंद किया जाए, अपनी हैसियत को बढ़ाया जाए, अपनी ज़ात सबसे आगे रखते हैं हम लोग।
है ना ऐसी बात। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, बड़े लोग ऐसा नहीं करते। बड़े लोगों के सामने दूसरों की जात होती है, पहले दूसरा, बाद में फिर मैं। हमारी आमदनी, हमारा खर्चा, हमारा जेब खर्च, ये सारा हमारा नहीं होता। आपको मजे की बात बताऊं कि ये इन्हीं लोगों का होता है, इन अपाहज, लूले, लंगड़े, मोहताजों का होता है। अल्लाह मियां ने हमारे तवस्सुत से इन्हें देना होता है। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए कि किसी का हक जो है वो रोकना नहीं चाहिए। अब मेरी जेब में जो पैसे पड़े होते हैं वो मेरे थोड़े ही हैं भाई, वो दूसरे लोगों के भी तो हैं, तो मुझे उन लोगों को दे देना चाहिए, हक अदा कर देना चाहिए, अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए, जितना जल्दी हो, जितना जल्दी मुमकिन हो। तो मैं क्या बात कर रहा था कि जो बड़े लोग होते हैं वो दूसरों की जात को सामने रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बेटा मुझे एक बड़ा वाकया याद आ रहा है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा घर तशरीफ लेके आते हैं, तो घर में तकसीम करने के लिए बहुत सा माल जमा हुआ होता है, बहुत सा माल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं। तकसीम शुरू हो जाती है, लोगों को बुलवाते हैं, जो जो गर्ज का मारा आता है लेके चला जाता है। सरकार के दर से वैसे भी कोई खाली नहीं आता, तो जो जो आता है वो लेके चला जाता है। सारा दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम के उस अमल में लगे रहते हैं, तकसीम करते रहते हैं, लेकिन माल जो है वो खत्म नहीं होता। बिल आखिर दिन खत्म हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माल को देख के परेशान हो जाते हैं और उठ के मस्जिद नबी चले जाते हैं, और उस वक्त तक घर वापस नहीं आते कि जब तक पूरा माल तकसीम नहीं हो जाता। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद नहीं आती थी, ऐसे सब कुछ देना है, जो कुछ है दे देना है। बार बार मस्जिद नबी से पता करवाते कितना माल बाकी रह गया है, कितना सामान बाकी रह गया है। अब वो तकसीम हो गया। जब किसी साहबी ने आके बताया कि या रसूलल्लाह सारा माल तकसीम हो गया है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं और खुश होते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं। तो बेटा दूसरों की मदद करना ये तो बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा कि मिर्ज़ा गालिब की आदत में से ये भी एक बड़ा आम उनसर समझने आप, आम चीज़ समझने आप। आगे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। मिर्जा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोजगार से बिगड़ गए थे। गर्दिश रोजगार क्या होता है? जमाने की गर्दिश। बेटा जमाने के साथ साथ आपने देखा होगा जो जो वक्त गुजरता जाता है, कुछ जमाने वक्त में उतार चढ़ाव आता है। अमीर जो है वो गरीब हो जाते हैं, गरीब जो है वो अमीर हो जाते हैं। कुछ लोग किसी जमाने में बहुत अमीर होते हैं और वक्त के साथ साथ गरीब हो जाते हैं। मेरी अपनी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखे कि वो बड़े खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन आज नहीं है ऐसा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो मिर्जा गालिब क्या करते थे उनके बारे में? मिर्जा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोजगार से बिगड़ गए थे निहायत शरीफाना तौर से सलूक करते थे। भाई जब वैसे मदद करते रहते हैं हर एक दोस्त की, और जब कोई दोस्त गर्दिश रोजगार जमाने की गर्दिश से, जमाने के उतार चढ़ाव की वजह से उसकी माली अहलियत जो हैसियत है वो मुस्तहकम ना रही हो, गिर गई हो, तो क्या करते थे? आगे वाकया लिखा हुआ है। दिल्ली के अमायद में से एक साहब जो मिर्जा के दिली दोस्त थे। दिल्ली जो हिंदुस्तान का एक शहर है, अमायद कहते हैं काबिल एहतराम, मुअज़्ज़ज़, माशरे में अच्छा एक साहब थे उनके दोस्त, बड़ा अच्छा मुकाम था उनका, अमीर थे, दौलत, मालो दौलत काफी कुछ था। कुछ अरसे के बाद मिर्जा गालिब के तशरीफ लाते हैं और किस हैसियत में आते हैं? 1857 के बाद इनकी हालत सकीम हो गई थी। 1857 गदर के बाद, जंग आज़ादी के बाद मिर्जा गालिब के पास आते हैं और उनकी हालत सकीम हो गई, खराब हो गई, पस्त हो गई, माली हालत मुस्तहकम नहीं रही। अब वो वाली बात नहीं रही, माल और दौलत की रेल पेल जो है वो नहीं रही। तो क्या हुआ जी? एक रोज छींट का फरगल पहने, छींट का छींट बारीक कपड़े को कहते हैं, फरगल एक लंबा सा कोट, लबादा सा होता है। इंतहाई जाड़ा था, सख्त सर्दी थी, तो वो क्या करते? छींट का फरगल
इंतहाई बारीक कपड़े पहन के आ जाते हैं। सर्दियों में आपको पता है कि बारीक कपड़े पहन लेंगे, बाहर निकलेंगे, सर्दी ज़रूर लग जाएगी। लेकिन क्या किया जाए, उनकी हालत ऐसी थी, माली हालत मुस्तहकम नहीं थी, तो वो पतले बारीक कपड़े पहन के मिर्ज़ा गालिब के पास आते हैं, मिर्ज़ा से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी इनको मालीदा या जामादार वगैरह चोगों के सिवा ऐसा हकीर कपड़ा पहने नहीं देखा था। इससे पहले जब भी वो मिर्ज़ा गालिब के पास आते तो बड़ा शानदार किस्म का लिबास पहने होते थे, मालीदा टाइप। मालीदा कीमती कपड़े को कहते हैं, चोगे लंबे कोट को कहते हैं, हकीर कमतर। ऐसा कमतर कपड़ा कभी नहीं उन्होंने पहना था भाई। जब भी उन्होंने पहना तो बड़ा शानदार कपड़ा पहना, मालीदा कीमती कपड़ा पहना, बड़े अच्छे किस्म के लंबे कोट, सर्दियों में मजबूत मोटे कपड़े पहने थे। लेकिन इस दफा आए तो बहुत पतला बारीक कपड़ा पहना हुआ था। छींट का फरगल इनके बदन पर देखकर दिल भर आया। अब जब ऐसी सूरत हाल में मिर्ज़ा गालिब के सामने कोई भी शख्स जाएगा, खासतौर पे कोई उनका दोस्त जाएगा, तो मिर्ज़ा गालिब का तो दिल भर आएगा। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनका कोई दोस्त ऐसी हालत में आए। दोस्त होना भी ऐसे ही चाहिए। शेर सुना दो एक, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। दोस्त तो वही होता है जो मुश्किल में काम आए, खुशी में खुश हो जाए, और गम जो ही पहुंचे बांटने के लिए आ जाए। ये लो भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और भाई मुझे तो मैं हूं दोस्त तुम्हारा। अब मिर्ज़ा गालिब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उनका दिल भर आया, गमगीन हो गए। दिल भर आना, गमगीन होना। इनसे पूछा, ये छींट आपने कहां से ली? देने का एक अंदाज मैं आपको बताता हूं। यहां पे मदद करनी है तो कैसे करनी है, बता के नहीं करनी। मदद ऐसे करनी है कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता ना चले। दिखा दिखा के कैमरे लगा के मदद नहीं करनी, लाउड स्पीकर लगा के मदद नहीं करनी, ऐलान नहीं करना। जब भी मदद करें पता ना चले, वो जो ऊपर बैठा हो उसको पता चले, बस किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। मिर्ज़ा गालिब थे भी ऐसे। अब जरा तरीकाकार देखें, वही जो पतला कपड़ा है, जो बारीक कपड़ा है, उसके बारे में पूछ रहे हैं, ये छींट आपने कहां से ली? मुझे इसकी वजह बहुत भली मालूम होती है। ये भाई ये कपड़ा आपने कहां से लिया है? मिर्ज़ा गालिब पूछते हैं उनसे। तो बहुत बड़ा ज़बरदस्त कपड़ा लिया आपने, इसकी वजह, इसकी शक्ल, इसका रंग, इसका ढंग बड़ा ज़बरदस्त है। आप मुझे भी फरगल करके ये छींट मंगवा दें, इस तरह का कपड़ा मुझे भी मंगवा दें। अब ये तमहीद बांध रहे हैं ताकि ये किसी तरीके से मैं इनसे ये पतला कपड़ा लेके, ये बारीक कपड़ा लेके मैं इनकी मदद करूं, मैं इनको गर्म कपड़े, मोटे कपड़े और शानदार कपड़े दूं, ताकि सर्दियां हैं जो, सर्दी से इनकी तबीयत खराब ना हो। आप मुझे भी फरगल के लिए ये छींट मंगवा दें। मैंने भी एक लंबा सा कोट सिलवाना है, तो मुझे ये छींट मंगवा दें आप। उन्होंने कहा, यह फरगल आज ही बनकर आया है। मिर्ज़ा गालिब के वो दोस्त फरमाने लगे, हजरत ये कोट तो आज बन के आया है, मैंने इसी वक्त इसको पहना है, मैंने आज ही इसको पहना है, अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। और ये बात कहनी थी तो मिर्ज़ा गालिब तो खुश हो गए कि मैं मदद भी कर दूंगा और मेरा इस पे एहसान भी नहीं रहेगा, इन पे एहसान भी जाहिर नहीं होगा। मैं इस हाथ से दूंगा, दूसरे हाथ को पता ही नहीं चलेगा। मदद का फलसफा मिर्ज़ा गालिब ने यहाँ पे पूरा अप्लाई किया। मिर्ज़ा ने कहा, जी तो यही चाहता है कि इस वक्त आपसे छीन कर पहन लूं, मेरा दिल करता है कि मैं आपसे छीन के ले लूं फौरन, लेकिन क्या करूं, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है। जाड़ा कहते हैं सर्दी को, शिद्दत से बड़ी शदीद सर्दी है। आप यहां से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? जब अपने घर जाएंगे आप तो क्या पहन के जाएंगे? वरना मैं आपसे ले लेता। फिर इधर उधर देखकर खूंटी पर से अपना मालीदा का नया चोगा उतार कर इन्हें पहनाया। ये वो बात थी, वही जो सबसे शानदार, सबसे आलीशान कपड़ा था, कोट था, वो निकाला और उन्हें पहना दिया बहाने से। ये जो मालीदा का चोगा उन्होंने पहनाया उन्हें, ये उन साहब ने जो कपड़े पहने हुए थे उनसे कई गुना ज्यादा कीमती था। मिर्ज़ा गालिब देना चाहते थे, लेकिन एक तरीका खेला, एक फलसफा खेला कि मदद जब भी करो किसी की तो ऐसे ही करनी है। और इस खूबसूरती के साथ वो चोगा इनकी नजर किया। ये वो खूबसूरती थी, ये वो हालत है जिस तरह मिर्ज़ा गालिब लोगों की मदद करते थे। नजर किया, दे दिया।
आपने प्यारे बच्चों देखा कि अगर किसी की मदद भी करनी है तो कैसे करनी है। एक हाथ से दें, मैंने पहले भी कहा, एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता ना चले। यही मदद का फलसफा होता है। आज का जो चल रहा है, हालात जिन दिनों के चल रहे हैं इन दिनों में, तो मैंने एक वीडियो देखी, शायद कराची की थी, कि रात के वक्त लोग कुछ घरों के सामने कुछ बैग्स रख के ना, सामान के, राशन के, तो रात के अंधेरे में भाग जाते हैं वहां से। जो भी जरूरतमंद दरवाजा खोलता है तो बैग सामने पड़ा हुआ है, आटा, घी, शक्कर, दालें, चीनी सब पड़ा हुआ है, उठा के अंदर कर लेते हैं। उन्हें पता है कि कौन जरूरतमंद है, लेकिन अपनी शक्ल जाया नहीं करते। हमें इस्लाम हमारा इसी तरह का दर्स देता है कि लोगों को ख्याल भी रखना है हमने। आज की नशिस्त बेटा यहीं पे ख़त्म होती है।